हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। तो हम कहानियों की श्रृंखला चालू कर चुके हैं। हम देख रहे हैं कि आज की क्लास में देखेंगे कहानी में एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में माधवराव सप्रे की कहानी है। और माधवराव सप्रे का जन्म 1871 ईस्वी से में होता है और उनका निधन 1926 ईस्वी में होता है। तो कहानियों की श्रृंखला चालू कर दी है हमने। इससे पहले हमने जो कहानी देखी थी वो कहानी है एक कफन। कफन कहानी देखी है, देख ली है हमने, अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उस क्लास को देख लीजिए। तो मित्रों, अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इंप्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की और कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, साहित्य इत्यादि सभी की क्लासेस आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। चलिए मित्रों, क्लास शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले हम माधवराव सप्रे हैं, उनकी जो कहानी पढ़ रहे हैं एक टोकरी भर मिट्टी। तो हम पहले माधवराव सप्रे का थोड़ा सामान्य परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद अपनी कहानी पर चलेंगे। ठीक, चलिए देखिए, पहले देखते हैं माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे का जन्म है उनका 19 जून 1871 ईस्वी में। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, और दमोह जिला स्थित पथरिया गांव में हुआ तथा उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1926 ईस्वी को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। देखिए देखिए, माधवराव सप्रे का जो आपको याद रखना है, आपको मैं बता रहा हूँ। जन्म याद रखिए, जन्म कब होता है? 1871 ईस्वी में होता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। याद, मध्य प्रदेश में होता है। और दमोह जिला है, दमोह जिला मध्य प्रदेश का, एमपी का एक जिला है दमोह। वहाँ पे एक गांव है पथरिया, पथरिया गांव है, उस गांव में जन्म होता है। और निधन होता है माधवराव सप्रे का 1926 ईस्वी में। और कहाँ होता है? रायपुर छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ निधन हो जाता है? रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक, और जन्म होता है 1871 में मध्य प्रदेश के दमोह जिला और पथरिया गांव में। ठीक, अब देखते हैं माधवराव सप्रे के संबंध में सामान्य और जानकारी देखते हैं। सप्रे जी सप्रे जी राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक, प्रखर चिंतक, मनीषी संपादक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सहृदय समर्पित समाज सेवी थे। ठीक, और अगला बिंदु है सप्रे जी। सप्रे जी से तात्पर्य है यहाँ माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे की प्राथमिक शिक्षा बिलासपुर मैट्रिक शासकीय विद्यालय रायपुर से संपन्न हुई। उन और देखिए 1899 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर और तहसीलदार के रूप में कुछ दिनों तक नौकरी की। ठीक, बीए कहाँ से किया? कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1899 में। ठीक है, आगे देखिए और देखते हैं माधवराव सप्रे बिलासपुर के एक छोटे से गांव पेड़ा, छोटे से गांव पेड़ा, छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, क्या है? सप्रे जी हैं बिलासपुर के एक छोटे से गांव पेड़ा, छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका निकाली। उन्होंने, देखिए एक गांव था वहाँ बिलासपुर के एक छोटे से गांव का नाम था पेड़ा, वहाँ से उन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका, मासिक पत्रिका निकाली और ये स्वयं इसके संपादक रहे हैं। और यह पत्रिका मात्र 3 साल तक ही चली। कितने? जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका है ये मात्र 3 साल तक ही चली थी। और इसी में एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है इसी में संकलित है, ये ध्यान रखना, इसी से प्रकाशित हुई थी वो। आगे देखिए, अगला बिंदु है माधवराव सप्रे ने लोकमान्य तिलक के मराठी, देखिए लोकमान्य तिलक हैं, उनके मराठी केसरी, क्या केसरी को यहाँ हिंद केसरी के नाम से छापना शुरू किया। देखिए सबसे मोस्ट बात है कि सप्रे हैं, माधवराव सप्रे ने लोकमान्य तिलक के मराठी केसरी को यहाँ हिंद केसरी के नाम से छापना शुरू किया, माधवराव सप्रे ने। अगला बिंदु है सप्रे जी लेखन के साथ साथ विख्यात संत समर्थ रामदास की मराठी रचना दास बोध एवं महाभारत की मीमांसा, दत्त भार्गव, श्री रामचरित्र, एकनाथ चरित्र और आत्मविद्या जैसे मराठी ग्रंथों का भी अनुवाद उन्होंने किया है। ये ध्यान रखना है, जो सप्रे जी हैं माधवराव सप्रे ने, कि रामदास की मराठी रचना कौन थी? रामदास की मराठी रचना है दासबोध, दासबोध का भी इन्होंने अनुवाद किया। वह महाभारत की मीमांसा, दत्त भार्गव, श्री रामचरित्र, एकनाथ चरित्र और आत्मविद्या, इन जैसे मराठी ग्रंथों का इन्होंने हिंदी में क्या किया? अनुवाद किया माधवराव सप्रे ने। ठीक, आगे देखिए 1924 ईस्वी में, 1924 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन में सभापति भी रहे हैं। देखिए देहरादून में ये 1924 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में ये सभापति के पद पर भी रहे हैं। ठीक, माधवराव सप्रे। अब देखिए माधवराव सप्रे 1921 ईस्वी में रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। देखिए 1921 ईस्वी में माधवराव सप्रे ने रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की और साथ ही जानकी देवी महिला पाठशाला की भी स्थापना की। ये ध्यान देना है, माधवराव सप्रे ने 1921 ईस्वी में रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की और साथ ही साथ में उन्होंने जानकी देवी महिला पाठशाला की भी स्थापना की है। ये ध्यान देना है। ठीक है, तो यह दोनों विद्यालय आज भी चल रहे हैं, आज भी वर्तमान में यह चल रहे हैं दोनों विद्यालय कहाँ? रायपुर में। ठीक है,
आगे देखिए, अब देखते हैं माधवराज सप्रे के जो कुछ कथन हैं, मंतव्य हैं, सबसे प्रमुख हैं, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रह सकते हैं। देखिए, मैं महाराष्ट्री हूँ, पहला कथन कहते हैं कौन? माधवराज सप्रे कहते हैं। माधवराज सप्रे का हिंदी और शिक्षा के विषय में मंतव्य है, वो कहते हैं मैं महाराष्ट्री हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। ये देखिए सबसे बेस्ट कथन है, क्या? मैं महाराष्ट्री हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। ठीक, अगला देखिए, अगला कथन है, जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती वह शिक्षा किसी काम की नहीं। देखिए सबसे कितनी अच्छी बात कही है माधवराज सप्रे ने, कहते हैं जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती वह शिक्षा किसी काम की नहीं। ठीक, ये माधवराज सप्रे बता रहे हैं। अगला बिंदु है, माधवराज सप्रे कहते हैं विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी ही हो गई है। देखिए ये एकदम सत्य बात है, अगर आप विदेशी भाषा की अब उसको शिक्षा में लेते हैं तो हमारी बुद्धि है वो भी विदेशी ही हो गई है। तो कहते हैं माधवराज सप्रे कह रहे हैं विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी कैसी हो गई है? विदेशी हो गई है, ये माधवराज सप्रे बता रहे हैं। अब आइए हम अपनी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी माधवराज सप्रे द्वारा इस कहानी को शुरुआत करते हैं, और ये आपके लिए हिंदी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी इत्यादि सभी परीक्षाओं में लगी हुई है, और ये सबसे बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। माधवराज सप्रे द्वारा एक टोकरी भर मिट्टी। मैं बता दूं आपको, एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष 1901 ईस्वी है, 1901 ईस्वी में आती है, और ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका है, माधवराज सप्रे उसके संपादक हैं, उसमें ये प्रकाशित होती है 1901 ईस्वी में। ठीक है, और हिंदी की पहली कहानी की श्रेणी में इसे गिना जाता है, एक टोकरी भर मिट्टी को। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए ये कहानी है। देखिए, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। देखिए एक महल है, एक श्रीमान है जो जमींदार है, उसके महल के पास में एक अनाथ विधवा थी, उसकी एक झोपड़ी थी उसके महल के पास में। तो जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। तो जमींदार है उसका जो इच्छा है, मन हुआ कि जो मेरा महल है ये झोपड़ी है, इसे को भी हटा के वहाँ से और मेरा महल का विस्तार हो जाए, जगह और मिल जाए, ऐसे उसके मन में, जमींदार के मन में इच्छा जागृत हुई। तो आगे देखिए, जो विधवा थी अनाथ, वो कहती है आगे उसके लिए आता है, विधवा से बहु तेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उस झोपड़ी में मर गया था। देखिए जो विधवा है उसका प्रिय पति था और इकलौता पुत्र था, वो भी उस झोपड़ी में मर गया था कई समय से, वो बहुत समय से रह रही थी, कई जमाने से। देखिए आगे देखिए, अब है देखिए पतोहू, क्या है ये है, यहाँ देखिए पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। देखिए पतोहू की मतलब यहाँ पे उसकी पुत्र की बहू थी, एक 5 साल की एक बालिका थी, कन्या, उसको छोड़ करके वो चली गई, मतलब कि उसका भी निधन हो गया। तो वही जो विधवा है वो बता रही है। अब ये ध्यान रखना है, जो कन्या है, जो विधवा है, उसकी पोती है, वो कितने 5 वर्ष की है, कितने 5 वर्ष की है, ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए, अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जो लड़की थी, जो बालिका थी, कन्या, वो जो वृद्धा है उसकी ही क्या थी, एक मात्र आधार थी वृद्धा की, और आगे जीवन के लिए एक उसका लाठी का काम कर रही थी वहीं। तो आगे देखिए, जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी, और सबसे उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। क्या? देखिए, जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई थी। कि यहाँ पे मतलब ये है, जो श्रीमान है, जमींदार ने जब ये कहा कि आप यहाँ से अपनी झोपड़ी को हटा लीजिए, मुझे अपने घर यानी महल का विस्तार करना है, तो तभी से उसका हाल और स्थिति, बुढ़ी जो वृद्धा है उसकी हालत है और ख़राब होने लगी। तो आगे देखिए, उस झोंपड़ी में उसका मन ऐसा लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। ठीक, देखिए सही बात है, बाल की खाल निकालने के लिए उन्होंने वकीलों का सहारा लिया, और उनकी वकीलों की थैली पैसे दे करके गरम जेम कर दी, और क्या किया, अदालत से झोंपड़ी को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, आगे देखिए, कल या विधवा को वहाँ से निकाल दिया, बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। ठीक है, बेचारी अनाथ तो थी ही, और उसके साथ एक उसकी पोती भी थी, वो भी उसके साथ रहने लगी। और फिर एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे,
और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। जो विधवा थी, वहाँ जो महाराज था, जो जमींदार था, वहाँ टहल रहा था। तो जब भी वो विधवा स्त्री थी, वो वहाँ जाती है एक टोकरी को लेके, तो वहाँ पहुँचती है, तो कहती है श्रीमान से कि श्रीमान, कहती है श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। देखिए, जमींदार ने जब उस जो वृद्धा बुढ़िया है उसको देखा, तो उसने अपने नौकरों से कहा कि ये आई है, इसे हटा दो यहाँ से। फिर देखिए आगे, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, जो बुढ़िया है, जो वृद्धा स्त्री है, वो बोली कि महाराज, अब तो यह झोंपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करें। तो एक विनती है। देखिए, ये इतना कथन है, ये वृद्धा है, जो विधवा स्त्री है, उसका एक कथन है, याद रखना है क्या, महाराज, अब तो यह झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करें। तो एक विनती है। फिर देखिए आगे, जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जमींदार कह रहा है क्या, जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। ये आग्रह कर रही है कौन? ये आग्रह कर रही है जो विधवा है, वो जमींदार से आग्रह कर रही है कि जो मेरी पोती है उसने खाना पीना सब छोड़ दिया है, और वो यह कहती है अपने घर पुरानी झोंपड़ी में घर में चल, वहीं मैं खाना खाऊंगी पीऊंगी। और इससे भरोसा है कि वह एक टोकरी भर मिट्टी लेने आई है, वह रोटी खाने लगेगी। कहती इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए, तो इस टोकरी में मिट्टी तो ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी, जो जमींदार था उसने आज्ञा दे दी कि जाओ मिट्टी ले जाओ। तो देखिए आगे, जो विधवा स्त्री है वो कहती है, विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर लाने लगी। तभी आई, फिर आई, फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी। देखिए, अब यहाँ जो विधवा स्त्री है वो श्रीमान से प्रार्थना कर रही है कि मेरी जो टोकरी मैंने मिट्टी से भर ली है उसे आप कृपया उठवा दीजिए। तो कहती है, देखिए क्या, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। ये कहती है कौन? विधवा स्त्री कहती है जमींदार से, कहती है महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर रख लूँ, धर लूँ। और जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने लगे बढ़िए। देखिए, जो श्रीमान महाराज जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, किसी नौकर से नहीं कहा, वे स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर था। मतलब कि जो टोकरी है उनसे नहीं उठ रही थी, उनकी शक्ति के बाहर था, क्योंकि वो वजनदार जो टोकरी थी वो जमींदार हैं, उनसे नहीं उठ रही थी। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंचा या ऊंची नहीं उठा सके। फिर वह लज्जित होकर कहने लगे, जो हैं कौन? जमींदार लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। ये एक कथन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जमींदार का कथन है। जमींदार कहता है नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। ये कहते हैं कौन? जमींदार कह रहा है विधवा स्त्री से। ठीक है, आगे देखिए अगला जो महत्वपूर्ण कथन है, कहते हैं, यह सुनकर विधवा ने कहा, जो विधवा कहती है क्या, देखिए विधवा कहती है, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। देखिए, ये कहती है विधवा, जो स्त्री है वो कहती है जमींदार से, कहती है, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। तो जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो
अपना कर्तव्य भूल गए थे। जो जमींदार थे वो अपने धन और मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, मूल जो भूल गए थे। पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं और कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उनको, विधवा को और उस कन्या को वापस दे दी। तो इस कहानी का यहीं पे अंत होता है। तो इस कहानी के संबंध में विशेष बातें और देखते हैं जो कि आपकी परीक्षा से महत्वपूर्ण है। देखिए, एक टोकरी भर मिट्टी का सारांश की बात करते हैं। इसमें देखिए, हिंदी की प्रथम कहानियों में बंग महिला द्वारा, देखिए हिंदी की प्रथम कहानियों में जो कहानी है बंग महिला द्वारा, दुलाई वाली गुलेरी जी द्वारा उसने कहा था और रामचंद्र शुक्ल द्वारा 11 वर्ष का समय आदि कहानियों को गिना जाता है। देखिए, हमें पता है जो हिंदी की प्रथम कहानियों की श्रेणी में जो कहानियां हैं उन्हें गिना भी जाता है। वो क्या है? एक तो दुलाई वाली है जो कि बंग महिला यानी राजेंद्र वाला घोष की कहानी है, और गुलेरी जी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था इसको, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। देखिए, दुलाई वाली आती है आपकी 1900 कितने में आती है? 1900 ये आती है आपकी 4 ईस्वी में, ठीक। और 11 वर्ष का समय, और यह उसने कहा था, 19 कहा था, ये है आपकी 1915 ईस्वी में, और 11 वर्ष का समय है आपका 1903 ईस्वी में। ये कुछ कहानियां हैं जो कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी की श्रेणी में गिनी जाती हैं, ठीक। और इसी में बताया गया है कि सारिका पत्रिका, ये थी सारिका पत्रिका ने माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी के रूप में स्वीकार किया। देखिए, एक पत्रिका थी उस समय सारिका पत्रिका ने माधवराव सप्रे द्वारा लिखित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, और इस कहानी का प्रकाशन अप्रैल 1901 ईस्वी के छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में भी हुआ, ठीक है। जो कि छत्तीसगढ़ मित्र नामक जो पत्रिका है उसके संपादक कौन है? माधवराव सप्रे ही हैं, ठीक। और देखिए, आज सर्वसम्मति से इस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी और मौलिक कहानी के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक। आगे देखिए, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी मात्र एक पृष्ठ पर है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी मात्र एक पृष्ठ यानी एक पेज पर है, और किंतु यह कहानी व्यापक प्रभाव छोड़ती है। एक छोटे से कथन से निष्करण के अंदर करुणा का इतना संचार हो कि उसका हृदय परिवर्तित हो जाए, और वह हृदय इतना परिवर्तित हो जाए कि उसमें मानवता हिचकोले लेने लगे। इस लघुकाय कहानी की शुरुआत नीति कथा अथवा पौराणिक कथा की तरह ही है, किंतु यह उन कथाओं से बिल्कुल भिन्न है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें और है, गरीब विधवा अपनी पौत्री के साथ अपनी झोंपड़ी में रहती थी। इस झोंपड़ी है, यह झोंपड़ी उसकी पुश्तैनी ज़मीन पर थी, ध्यान देना है, ठीक है। उसका बेटा उस झोंपड़ी में मर गया था, और पुतोहू भी 5 साल की बेटी को छोड़कर मर गई थी। जो पुतोह बहू थी वो भी क्या हुआ, एक बेटी थी 5 वर्ष की, उसको भी छोड़कर मर गई थी। ध्यान देना है, बेटी की आयु कितनी है? 5 वर्ष। अब केवल यह पोती उस वृद्धा की एकमात्र सहारा थी। उसी झोंपड़ी के बगल में एक जमींदार जो अपने महल के अहाते को बढ़ाना चाह रहा था, मतलब जगह को बढ़ाना चाह रहा था, जिसके लिए झोंपड़ी का हटना जरूरी है। वृद्धा की इच्छा थी कि वह मरे तो इसी झोंपड़ी की ज़मीन पर बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वृद्धा ने ज़मीन देना स्वीकार नहीं किया। तो जमींदार ने अपनी जमींदारी चाल चली और वकीलों को पैसा यानी घूस देकर ऐसी कार्यवाही करवाई कि वहाँ से अंततः ज़मीन जमींदार की हो गई। वृद्धा को जगह छोड़नी पड़ी, और आगे चलकर एक दिन वृद्धा हाथ में टोकरी लिए हुए पहुंची और जमींदार से बहुत मिन्नत की के बोलती है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है जो अभी मैंने आपको कहानी में पढ़ाया, यही कथन है। जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती। यह कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। ये उसकी कौन कहती है? वो ये कहती है, उसकी पोती कहती है उस वृद्धा स्त्री से, और ये वृद्धा स्त्री कह रही है जमींदार से। तो कहती है, आगे देखिए, आगे सुनिए क्या। अब मैंने यही सोचा है कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का बुला बनाकर रोटी, बुला का अर्थ है यहाँ पे चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, शायद इससे वह खाने लगे, ठीक। आगे देखिए, बहुत मिन्नत करने पर जमींदार मिट्टी देने के वो तैयार हो गया। वृद्धा एक टोकरी भर मिट्टी लेने के बाद उस जमींदार से प्रार्थना की कि उसकी टोकरी उठा दें। बहुत आग्रह पर वह टोकरी उठाने के लिए तैयार होता है, पर टोकरी उससे नहीं उठती है। आगे चलकर देखिए, लाख प्रयत्न करने पर भी जब टोकरी नहीं उठती है तो वह कहता है क्या कि टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी।
कहता है, जो जमींदार है वो कहता है टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। इस वृद्धा ने कहा, जो वृद्धा है वो कहती है, महाराज महाराज, जब आपसे झोपड़ी की एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठ रही है तो फिर इस झोपड़ी में हजारों टोकरियां मिट्टी हैं, उसका बोझ आप कैसे उठाएंगे। वृद्धा के मार्मिक कथन से लज्जित हो उसे वह जमीन वापस कर दिया और यही कहानी का अंत होता है। और इस कहानी का कुछ संक्षिप्त कथा में देखिए कि कथा में बातें क्या, इस संक्षिप्त कथा में बातों को इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि उसका परिणाम यह होता है कि एक असद प्रवृत्ति वाले अपनी दुष्प्रवृत्ति को त्याग कर सदादर्श को परिभाषित करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कहानी में संस्कृत की नीति इस कहानी में संस्कृत की नीति कथा की परंपरा का निर्वहन नहीं करते हुए भी एक मानवतावादी आदर्श का आदर के साथ आगमन हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें, ये क्या है, कहानी से कुछ कथन है उनका देखिए। इस कहानी से कुछ इंपोर्टेंट है कि माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी पर मिट्टी प्रकाशन वर्ष 1901 ईस्वी है और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका अंक 1 में प्रकाशित होती है। ये ध्यान देना है, जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका है ये इसके संपादक माधवराव सप्रे हैं और इसी पत्रिका में एक टोकरी पर मिट्टी है जो कि 1901 ईस्वी में प्रकाशित होती है, वो भी अप्रैल अंक में। ठीक है ना। और ध्यान दीजिए आगे, एक टोकरी पर मिट्टी को मध्य प्रदेश के ही कौन, देवी प्रसाद वर्मा हैं, उन्होंने हिंदी की प्रथम पहली मौलिक कहानी माना है और ये सभी विद्वानों ने स्वीकार भी किया है। क्या, जो देखिए मध्य प्रदेश के एक हैं देवी प्रसाद वर्मा ने हिंदी की मौलिक कहानी एक टोकरी पर मिट्टी को ही माना है और जो हैं देवी प्रसाद वर्मा हैं, इनके इस कथन से सभी विद्वान स्वीकार भी किए हैं। तो क्या हुआ, देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी पर मिट्टी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है। ठीक है, अब देखिए सप्रे जी की अन्य कहानियाँ, जो माधवराव सप्रे हैं उनकी कुछ अन्य कहानियाँ हैं उनको भी देखिए। जैसे कि पहली एक कहानी है इनकी सुभाषित रत्न। क्या है सुभाषित रत्न, और है एक व्यंग्य और एक पथिक का स्वप्न। ये 3 कहानियाँ हैं। क्या क्या हैं देखिए, पहली कहानी है सुभाषित रत्न, 1900 में आती है। एक व्यंग्य, ये भी 1900 में आती है। एक पथिक का स्वप्न, ये भी 1900 ईस्वी में आती है। तो 3 कहानियां और लिखी हैं एक टोकरी पर मिट्टी के अलावा, वो हैं सुभाषित रत्न 1900 ईस्वी, एक व्यंग्य 1900 ईस्वी, एक पथिक का स्वप्न 1900 ईस्वी और एक टोकरी पर मिट्टी 1901 ईस्वी। ठीक है, आगे देखिए, जो देवी प्रसाद वर्मा ने सुभाषित रत्न को हिंदी की पहली कहानी माना था, पर बाद में कहानी तत्व की कमी की वजह से अस्वीकार कर कहा टोकरी भर मिट्टी है ना, एक टोकरी भर मिट्टी न केवल हिंदी की पहली मौलिक कहानी है बल्कि स्वाधीनता आंदोलन पर लिखी पहली कहानी भी है। ये कहते हैं देवी प्रसाद वर्मा। जो देवी प्रसाद वर्मा हैं उन्होंने पहले तो सुभाषित रत्न को पहली कहानी स्वीकार किया था, फिर बाद में कुछ उसमें कमी हुई, तत्वों की कुछ कमी हुई, उसे अस्वीकार करके फिर उन्होंने एक टोकरी भर मिट्टी को ही स्वीकार किया और बताया कि यह कहानी हिंदी की मौलिक कहानी ही नहीं बल्कि ये स्वाधीनता आंदोलन पर लिखी हुई पहली कहानी भी है। ठीक है, आगे देखिए कहानी के कुछ वक्तव्य हैं जो कि कथन हैं। देखिए इसमें आता है, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। ये है, एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। ये विधवा स्त्री है, वो कहती है किससे, जमींदार से। आगे देखिए, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। ये भी कौन, विधवा स्त्री कहती है जमींदार से। आगे अगला कथन है एक और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, नहीं यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। ये एकमात्र एक कथन आया है वो कि जमींदार का, वो कहता है नहीं यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। आगे देखिए, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती और झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। तो ये भी वृद्धा स्त्री कहती है जमींदार से। आगे देखिए, कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने, किसने, जमींदार ने कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी। क्या क्षमा मांगी, और उसी झोंपड़ी उसको वापस कर दी विधवा स्त्री को। ठीक है, ये हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कथन हो गए। और एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ, ये कुछ मेरे नोट्स से है, तो क्या है, फिर से हम एक फर्स्ट रिवीजन में इनको देख लेते हैं। देखिए, क्या एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1901 ईस्वी है और जिसके रचनाकार हैं आपके माधवराव सप्रे और जिनका जन्म 1871 ईस्वी में हुआ और निधन होता है 1926 ईस्वी में। ठीक है, और प्रकाशन वर्ष की बात करें 1901 ईस्वी में, ये मैंने बताया आपको छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका से प्रकाशित हुई और इसके संपादक, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका है, इसके संपादक थे कौन, माधवराव सप्रे स्वयं थे। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आधुनिक शोध के अनुसार देवी प्रसाद वर्मा ने इसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है। हिंदी की प्रथम कहानी माना है किसने, देवी प्रसाद वर्मा ने। इसको
एक टोकरी भर मिट्टी को। ठीक है, इसका हमने वर्ण विषय देख लिया और कुछ एक और इसके मूल बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति आस्था प्रकट करना है। इसमें क्या, गांधीवादी जो सिद्धांतों हैं उनके प्रति आस्था प्रकट करना इस कहानी के से हमें भाव से महसूस होता है, पता चलता है। आगे सामंती शोषण का चित्रण भी है। क्या, इसमें सामंती शोषण का भी चित्रण है। और सारांश की बात करें इसमें, इस कहानी का ताना बाना एक गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान और समकालीन शोषण सामंतवाद के तंतुओं से बुना गया है। ठीक है, एक जमींदार द्वारा अपने महल के सामने स्थित असहाय विधवा की झोपड़ी को हड़पना, विधवा का जमींदार के समक्ष गिड़गिड़ाना, अपनी पोती के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करना, जमींदार द्वारा टस से मस न होना, अंत में विधवा द्वारा अपनी जमीन से एक टोकरी भर मिट्टी मांगना, जमींदार के हृदय का परिवर्तित हो जाना आदि इस कहानी का मुख्य मूल चित्रण है, मूल सारांश है। ठीक है, आगे कुछ पात्र हैं मैंने बताया आपको, जैसे कि कहानी में क्या, एक तो विधवा स्त्री है और एक विधवा की स्त्री पोती है जिसकी आयु कितनी है, 5 वर्ष की है। कितने, 5 वर्ष की है जो विधवा की पोती है। और एक है जमींदार, श्रीमान जमींदार। ठीक है, और देखिए इस कहानी के संबंध में जो कथन है, गोपाल राय बताते हैं कहानी के बारे में। एक टोकरी भर मिट्टी, कहते हैं एक टोकरी भर मिट्टी संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी है। क्या कहते हैं, देखिए, एक टोकरी भर मिट्टी संवेदना की क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी है, ऐसा कहते हैं डॉक्टर गोपाल राय। ठीक है, आगे अगला कथन है, ये कहते हैं डॉक्टर सत्यकाम का कहना है एक टोकरी भर मिट्टी के संबंध में। कहते हैं डॉक्टर सत्यकाम कह रहे हैं, एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। एक टोकरी भर मिट्टी है जो पूरे देश की मिट्टी बन गई है। इस कहानी में भारत की स्वाधीनता, क्या, भारत की स्वाधीनता का प्रभाव प्रकट हुआ है। ये स्वाधीनता है, ध्यान देना है। क्या, एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। इस कहानी में भारत की स्वाधीनता का भाव प्रकट हुआ है, ये कहते हैं डॉक्टर सत्यकाम का कथन था। तो मित्रों, आज की कहानी हमने महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं के साथ एक टोकरी भर मिट्टी को समाप्त कर लिया है। तो मित्रों, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल अपने NTA प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इंप्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की सभी, जैसे नेट की कहानियाँ अभी आपको सभी कराने वाला हूँ, निबंध है, निबंध का अध्ययन कराने वाला हूँ, कहानी, उपन्यास, नाटक, विधा, सभी का आपको एक एक बिंदु से नेट JRF में लगे हुए हैं उनका अध्ययन कराऊंगा। तो साथ ही जुड़े रहिए, अंत तक वीडियो में देखते रहिएगा। तो मित्रों, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन इंप्रेस कीजिए और अपने क्लास को, अपने कंटेंट को बेहतर कीजिए और UGC नेट JRF की तैयारी बेहतर कीजिए। मित्रों, आज की क्लास में इतना ही।